हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेलकम फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको कल बताया था किस चीज़ के बारे में, यूनिट और डायमेंशन के बारे में, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल के आपको बताए थे किस चीज़ का, जैसे एरिया का बताए थे, वॉल्यूम का बताए थे, डेंसिटी का बताए थे, वेलोसिटी का बताए थे, फोर्स का बताए थे, ठीक है, मोमेंटम, इम्पल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ठीक है। इस सब का हम क्या क्या निकाल के दिखाए थे आपको, यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल के दिखाए थे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कुछ ऐसे फिजिकल कांस्टेंट होते हैं जिनके यूनिट और डायमेंशन हमें देखना अवश्य होता है, ज़रूरी होता है, जैसे कि एग्जाम्स में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो आइए देखते हैं हम। जैसे हम पहले हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे हेडिंग में? हेडिंग में हम लिखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट कहने का मतलब यह हुआ, हम कुछ खास क्या करेंगे, हम कुछ खास भौतिक राशि जो कांस्टेंट होते हैं उनका हम यूनिट और डायमेंशन देखेंगे, ठीक है, और उसे हम आपको बारीकी से निकाल करके दिखाता हूँ। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला में अपना आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है। तो आइए देखते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या आता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से। ये आपका जी जहाँ कहीं भी हम लिखा देखेंगे तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ठीक है, वो दिए कौन है? तो एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे जिसका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन। उन्होंने बताए, क्या बताए? तो उन्होंने क्या किए, दो मास लिए। क्या लिए? दो मास। एक का नाम M1 रखे और दूसरा का नाम क्या रखे? M2। एक का नाम M1 और दूसरा का नाम क्या रखे? M2 रखे। अब दोनों को क्या किए, दोनों को R डिस्टेंस पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? R डिस्टेंस पे रखेंगे। तो देखिए दोनों को क्या किए, ये R डिस्टेंस पे रखे। R बोले तो R ये क्या है? R को हम डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस कहने का मतलब होता है दूरी। क्या होता है? दूरी। M कहने का मतलब होता है मास। मास कहने का मतलब आपका हो जाएगा द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ये M1 मास है और ये M2 मास है। तो दोनों के बीच में लगने वाले बल को, बल कितना लग रहा है, ठीक है, बल के बारे में ये बताएं, ठीक है। F बराबर क्या होता है? तो F बराबर को हम बोलेंगे फोर्स। क्या बोलेंगे? फोर्स। कहने का मतलब हो जाएगा बल, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखिए ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स के बारे में बताएं। ये आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है या ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसे हम एक क्लास में पढ़ाएंगे भी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है, कूलम्बिक फोर्स हो गया, स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, ये सभी पढ़ने वाले हमें, ठीक है। तो आपको एक एक हम टॉपिक भी पढ़ाते चलेंगे, पहले ये समझ लीजिए आप, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल निकालें तो बताएं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 बटे में R², मतलब अपन R², ठीक है। तो यहाँ से वो क्या किए उन्होंने, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाएं तो इक्वल टू आएगा, और ये ऐसे ही नहीं हटता है, इसको हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? G है। तो यहाँ पे ये G आ जाएगा, G M1 M2 बटे में R² आ गया, ठीक है। तो अपना ये फार्मूला निकल के आ गया यहाँ से, ठीक है। यानी कि ये दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा क्या होगा? G M1 M2 बटे में R², G M1 M2 बटे में R², ये निकल के आ गया। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, हमें तो जी निकालना है, मतलब कांस्टेंट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए
एफ इजकल टू G m1 m2 बटे में क्या है आर स्क्वायर। इस तरफ कुछ नहीं है तो 1 है, तब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, तो एफ में अगर आर से हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से मिलेगा एफ गुने आर स्क्वायर। क्या मिलेगा एफ गुने आर स्क्वायर इजकल टू 1 में जो इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा Gm1 m2, क्या आ जाएगा Gm1 m2 आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे ये G है तो हमें G तो कांस्टेंट ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे G इजकल टू जो कांस्टेंट होता है तो G के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा वो नीचे चला आएगा। कहाँ चला आएगा नीचे आएगा। तो G इजकल टू क्या आएगा F गुने आर स्क्वायर अब बटे में m1 m2। तो अपना G जो कांस्टेंट है उसका ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो हम G बराबर क्या बोलेंगे F गुने आर स्क्वायर बटे m1 m2। अब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे डायमेंशन मतलब बीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे बीमा। तो देखिए हम यहाँ पे G में भी डायमेंशन लगा देंगे, ठीक है। यहाँ F में भी लगेगा और आर स्क्वायर है तो R में भी लग जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है m1 में भी लगेगा, ठीक है, फिर m2 में भी लगेगा। ये डायमेंशन हो गया। अब देखिए अब यहाँ से ये तो समझ में आएगा, क्लियर होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे अभी हम डायमेंशन निकाल रहे हैं मतलब बीमा निकाल रहे हैं। क्या निकालना है बीमा, ठीक है। देखिएगा यहाँ तक तो लिख ही लिए होंगे इसलिए मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे हम, जैसे देखिए G बराबर क्या आ गया F आर स्क्वायर बटे में m1 और m2। तो यहाँ पे हम जानते हैं, क्या जानते हैं पता है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इजकल टू, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं G इजकल टू F यानी कि फोर्स यानी कि बल। तो हम फोर्स का डायमेंशन पीछे क्लास में निकाल के आए हैं तो यहाँ बार बार निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। क्या लिखेंगे ml t-2। ये किसका फोर्स का है। और देखिए r जो है एक तरह का डिस्टेंस ही ना है, तो डिस्टेंस का क्या होता है l होता है डायमेंशन, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। m यानी कि मास, तो मास का डायमेंशन क्या होता है m होता है, ठीक है। इधर भी m2 मास ही है तो इसका भी डायमेंशन m ही हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ से एक m से 1m कट जाएगा तो बच क्या जाएगा l, एक यहाँ है और 2 यहाँ है तो 2 और 1 3 आ जाएगा, मतलब 2 और 1 3 आ जाएगा। तो l क्यू और t-2 आई m ऊपर जाएगा, ठीक है, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये G का डायमेंशन निकल गया, किसका G का। तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है LQ t-2 m-1 होता है। अब इसका हम देखेंगे यूनिट कहने का मतलब इकाई। क्या देखेंगे यूनिट मतलब इकाई देखेंगे। तो इकाई देखेंगे, देखिए लेंथ को हम मीटर में मापते हैं, मतलब लंबाई को हम मीटर में मापते हैं तो मीटर क्यूब, टाइम को सेकेंड में मापते हैं तो -2, और मास को क्या चीज़ में केजी में मापते हैं तो -1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ये हो जाएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर और प्रति केजी। लिख सकते हैं। अब देखिए ये निकल के आ गया, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखिए मीटर गुने मीटर स्क्वायर
प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे में केजी। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए प्रति केजी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे हटा रहे हैं, ये आ गया। ठीक है, इसका इकाई आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी, प्रति केजी। ठीक है, यहाँ हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, प्रति में सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका और है जो ऐसे लिख सकते हैं हम, जैसे मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति केजी लिख सकते हैं। अब यहाँ एक और फार्मूला इसका आता है, F = ma आता है। क्या आता है? मतलब फोर्स = मास गुने एक्सेलरेशन आता है। क्या आता है? फोर्स = मास गुने एक्सेलरेशन आता है। तो यहाँ देखिए, ये फोर्स को न्यूटन में हम लोग मापते हैं कि नहीं मापते हैं? मापते हैं। तो न्यूटन का एक यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास को हम लोग जैसे क्या लिखेंगे? केजी लिखेंगे। एक्सेलरेशन को क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या होता है यूनिट? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम बोलेंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 केजी से 1 केजी ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? मीटर क्यूब, क्या आएगा? मीटर क्यूब। यहाँ पे आपका आएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या आएगा? सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट ये भी निकल गया, किसका? फोर्स का निकल गया, मतलब F = ma का निकल गया। ठीक है, तो ये आपका यूनिट और डायमेंशन किसका था? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का था। ठीक है, तो ऐसे ही करके हम क्या निकालेंगे? एक और आता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कूलम्बिक कांस्टेंट, वो भी निकाल के आपको हम दिखाएंगे। ठीक है, फिर स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा, और ऐसे करके यूनिट और डायमेंशन जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।